कैंप कमांडर ने कहा, सर इसमें कुछ टाइम बम है। कमांडो इमरान का दिल खुशी से उछल पड़ा, मगर उसने अपनी खुशी को अपने चेहरे से जाहिर न होने दिया। वो हैरान जरूर हुआ कि यहाँ टाइम बमों की क्या जरूरत हो सकती है। उसने रस्मी तौर पर कैप्टन शेखर से पूछ ही लिया, कैप्टन मेरा ख्याल है कि यहाँ आपको टाइम बमों की कोई खास जरूरत नहीं है। एमुनिशन स्टोर में वो दोनों तनहा थे। राम गंगुली लेबोरेटरी में ही रह गया था। कैप्टन चंद्रशेखर ने कहा, सर ये इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करने के वास्ते कैंप को सप्लाई किए गए हैं। इमरान ने पूछा, यहाँ किस किस्म की इमरजेंसी पैदा हो सकती है? कैप्टन ने कहा, बात असल में ये है सर, आप हमारी भारत की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी के अफसर हैं, हम आपको सब कुछ बता सकते हैं। सर हमें ऑर्डर मिले हैं कि जब यहाँ की न्यूक्लियर लेबोरेटरी का प्रोजेक्ट खत्म हो जाए और यहाँ तैयार किए गए तमाम न्यूक्लियर वॉरहेड, दूसरे साजो सामान और कैंप की पूरी यूनिट के साथ इंडिया पहुंचा दिए जाएं, तो उसके बाद इस फौजी कैंप और तहखाने वाली लेबोरेटरी में टाइम बम लगाकर इसे तबाह कर दिया जाए ताकि इसका नामो निशान बाकी न रहे। सर ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया जाएगा, हमें इसके तहरीरी ऑर्डर मिल चुके हैं। इस मकसद के लिए हमने ये टाइम बम का क्रेट रखा हुआ है। कमांडो इमरान तो न्यूक्लियर मिसाइलों को तैयार किए जाने से पहले ही उस फौजी कैंप और उसकी न्यूक्लियर लेबोरेटरी को निस्तो नाबूद करके उसके तमाम एटमी साजो सामान और फौजी यूनिट समेत नामो निशान तक मिटा देना चाहता था, और उसके लिए उसे सामान मिल गया था। उसने पूछा, इस क्रेट में कितने टाइम बम हैं? मैं इन्हें चेक करना चाहता हूँ। इमरान की पोजीशन ऐसी थी कि कैंप कमांडर इनकार ही नहीं कर सकता था। उसने कहा, सर इस क्रेट में 50 टाइम बम हैं, आप चेक कर सकते हैं। और कैप्टन शेखर ने चाबी लगाकर क्रेट को खोला और उसे मेज के ऊपर रखते हुए कहा, प्लीज चेक कर लीजिए। ये टाइम बम माचिस की डिब्बिया के साइज के थे। कमांडो इमरान ने एक टाइम बम उठाकर देखा। उसका टाइम फ्यूज पीछे एक छोटे सुर्ख बटन की तरह था। हर टाइम बम के नीचे एक तरफ अमेरिका की एक मशहूर असलहा साज फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ था। ये वो अमेरिकी टाइम बम थे जो भारत ने अमेरिका से इसराइल के जरिए हासिल किए थे। इमरान ने कैप्टन शेखर से पूछा, इसके टाइम फ्यूज का दौरानिया कितना है? उसने कहा, पूरा 1 घंटा। इस दौरान हमें जजीरा खाली करने का वक्त मिल जाएगा। कमांडो इमरान को ऐसे ही टाइम बमों की जरूरत थी। वो सोचने लगा कि अगर उसकी किस्मत यावरी न करती और उसे टाइम बम न मिलते तो उसे किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता, मगर कुदरत उसकी मदद कर रही थी। अब सवाल उन टाइम बमों को वहां से निकाल कर ले जाने का था। वो किसी के सामने उनमें से 6-7 टाइम बम निकाल कर जेब में नहीं रख सकता था। उसके लिए उसे खास तौर पर अकेले एमुनिशन स्टोर में आने की जरूरत थी, और खास तौर पर अकेले उस जमींदोज एमुनिशन डंप में आने के लिए उसे कोई मजबूत बहाना तराशने की जरूरत थी, जो इतना मुश्किल काम नहीं था। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। उसने टाइम बम क्रेट में वापस रखते हुए कहा, यहाँ ये सबसे अहम और खतरनाक असलहा है। इसे कोई भी निकाल कर कैंप या लेबोरेटरी में लगाकर यहाँ तबाही फैला सकता है। कैप्टन चंद्रशेखर बोला, सर हम यहाँ किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान ने कहा, फिर भी सिक्योरिटी का तकाजा है कि मैं इन बमों को दिन में कम से कम 2 बार यानी सुबह शाम आकर खुद चेक करूंगा। इसको ताला लगाकर इसकी चाबी मुझे दे दी जाए। कैंप कमांडर चंद्रशेखर को क्या एतराज हो सकता था? वो तो बिल्कुल उल्टा खुश हुआ कि एमुनिशन डंप की हिफाजत की जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों से उतर जाएगा। उसने उसी वक्त स्टोर से ताला मंगवा कर टाइम बमों के बक्स को लगाया और चाबी इमरान के हवाले कर दी। उस वक्त इमरान को एहसास हुआ कि उसने आधी मुहिम सर कर ली है। उसने वाकई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब सिर्फ वहां से चंद एक टाइम बमों को निकाल कर ले जाना और उन्हें लेबोरेटरी के सबसे बड़ी एटमी भट्टी वाले कमरे के सिलेंडरों के साथ चिपकाना बाकी था। और ये इमरान जैसे तजुर्बाकार कमांडो के लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। कमांडो इमरान इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा था। एक तरह से वो तलवार की धार पर चलने की कोशिश कर रहा था। उसने भारत की मरकजी खुफिया एजेंसी के सीनियर ऑफिसर मिस्टर दास गुप्ता को खत्म करके उसका रूप जरूर धार रखा था, मगर उसका भांडा किसी लम्हे भी फूट सकता था। किसी भी वक्त कोई फौजी अफसर वहां आकर उसे पहचान सकता था कि ये दास गुप्ता नहीं है। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त कैंप में कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने मिस्टर दास गुप्ता को पहले से देख रखा हो। चुनाचे इमरान मजीद ताखीर से काम नहीं लेना चाहता था। मजीद ताखीर उसके हक में कातिल साबित हो सकती थी। उसने कैप्टन चंद्रशेखर से कहा, मैं आज शाम को दोबारा आकर ये असलहा चेक करना चाहूंगा। कैप्टन शेखर ने कहा, सर आप जिस वक्त चाहें आ सकते हैं। मैं गार्ड ड्यूटी पर मौजूद संतरियों को अभी ऑर्डर इशू कर दूंगा और आपके पास अपना ID कार्ड तो मौजूद ही है।
दास गुप्ता का शनाख्ती कार्ड उसके ब्रीफकेस से मिल गया था जो इमरान ने अपने पास रख लिया था। उस पर दास गुप्ता की फोटो नहीं थी। ये भी एक अच्छी बात थी। इमरान ने कहा, मेरा आईडी कार्ड मेरे पास ही है। कैप्टन शेखर ने कहा, बस सर, आप इसे दिखाकर जिस वक्त चाहें यहाँ आ सकते हैं। वैसे अगर आप पसंद करें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इमरान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अकेला ही चेक करना पसंद करूंगा। कैप्टन शेखर ने कहा, जैसे आपकी मर्जी सर। इमरान की रिहाइश का इंतजाम कैंप के अंदर ही एक बैरक के छोटे से कमरे में कर दिया था। रात को इमरान ने खाना कैंप कमांडर के साथ ही खाया। खाने के बाद वो कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा। फिर घड़ी पर वक्त देखकर कहने लगा, मैं एमुनिशन स्टोर में चेकिंग करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से सीधा अपनी बैरक में चला जाऊंगा। कैप्टन शेखर बोला, ठीक है सर, सुबह नाश्ते पर आप क्या पसंद करेंगे? इमरान ने कहा, मैं नाश्ते में अंडा नहीं खाता, बाकी सब चलेगा। उसके बाद कमांडो इमरान सीधा एमुनिशन स्टोर की तरफ चल पड़ा। एमुनिशन स्टोर वहाँ से चंद कदमों के फासले पर था। बाहर एक संतरी गार्ड ड्यूटी पर मौजूद था। उसने इमरान को दिन के वक्त कैंप कमांडर के साथ असलहा खाने में आते देखा। फिर भी इमरान ने उसे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर कहा, मैं सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर दास गुप्ता एमुनिशन चेक करना चाहता हूँ। संतरी ने कार्ड देखकर कहा, ठीक है सर, और उसने एमुनिशन स्टोर के दरवाजे का ताला खोल दिया। इमरान ने कहा, जब तक मैं अंदर चेकिंग कर रहा हूँ किसी को अंदर न आने दिया जाए। गार्ड संतरी ने कहा, ठीक है सर। इमरान असलहा खाने में दाखिल हो गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। स्टोर में एक बल्ब जल रहा था। वो सीधा टाइम बमों के क्रेट की तरफ गया। क्रेट को मेज के नीचे से उठाकर मेज पर रखा। चाबी निकालकर उसका ताला खोला और टाइम बमों को गौर से देखने लगा। इमरान ने इस मकसद के लिए खास तौर पर ऐसी ठंडी जैकेट पहन रखी थी जिसके 6-7 पॉकेट थे और अंदर की जानिब भी 2 पॉकेट थे। इमरान ने एक एक करके क्रेट में से 4 टाइम बम निकालकर जैकेट की अंदर वाली 2 जेबों में रख लिए। वो 6 टाइम बम निकालना चाहता था, मगर हर जेब में 3-3 टाइम बमों की वजह से उसकी जेबें फूल गई थी और खामखा किसी मुश्किल में फंस सकता था। जबकि जेर जमीन लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए 4 टाइम बम ही काफी थे। उसने क्रेट को ताला लगाकर वापस मेज के नीचे रख दिया। उसके बाद यूं ही राइफलों और मशीन गन्नों और मैगजीन की चेकिंग करने लगा। वो कम से कम 10 मिनट अंदर जरूर लगाना चाहता था। जब 10 मिनट गुजर गए तो वो एमुनिशन स्टोर से बाहर निकल आया। उसने संतरी से कहा, स्टोर को ताला लगाओ, मैंने चेकिंग कर ली है, सब ठीक है, अब मैं सुबह चेकिंग करने आऊंगा। संतरी ने कहा, ठीक है सर, और दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। जब तक इमरान संतरी के पास खड़ा रहा उसे यही फिक्र रही कि कहीं संतरी को उस पर शक न पड़ जाए। ये एक कुदरती बात थी, मगर इमरान बड़ा पुरसुकून और पुरएतमाद होकर खड़ा था। जैसे ही संतरी दरवाजे को ताला लगाने के लिए गया, इमरान वहां से चल पड़ा। वो जल्दी जल्दी चलता बैरक वाले अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई और कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये बम उसे किस जगह छुपाने चाहिए। अगरचे वहां कर कोई उसकी तलाशी नहीं ले सकता था, फिर भी इमरान अपनी तरफ से बेहद एहतियात से काम लेना चाहता था। उसकी निगाह इंतखाब बिस्तर पर पड़ी। उसके पलंग पर स्प्रिंगों वाली मैट्रेस यानी गदेला बिछा हुआ था। उसने चादरें एक तरफ हटाकर स्प्रिंगों वाले गदेले का जायजा लिया। ये पुराना गदेला था। कोने में एक जगह से कपड़ा फट गया था और अंदर से गदेले के स्प्रिंग नजर आ रहे थे। टाइम बमों को छुपाने के लिए ये जगह उसे सबसे महफूज नजर आई। उसने फटी हुई जगह से हाथ डालकर देखा। अंदर स्प्रिंगों के दरमियान काफी जगह थी। इमरान ने 4 टाइम बम स्प्रिंगों के दरमियान छुपा दिए और गदेले पर उसी तरह चादरें वगैरह बिछा दी। उन बमों को टारगेट पर लगाने का काम वो दूसरे दिन शाम के वक्त यानी लेबोरेटरी में काम खत्म हो जाने के बाद करना चाहता था। इस काम के लिए उसके जहन में एक मंसूबा मौजूद था। रात को वो सो गया। दूसरे दिन सुबह उसने मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील किए और कमरे को ताला लगाकर कैंप कमांडर के क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे नाश्ता कैप्टन शेखर के साथ करना था। कैप्टन उसका इंतजार ही कर रहा था। नाश्ते पर सब कुछ था मगर अंडे नहीं थे। कैप्टन शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आज से मैंने भी नाश्ते पर अंडा लेना बंद कर दिया है। इमरान ने कहा, अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया है। कैप्टन शेखर ने कहा, सर, दरअसल अंडा मुझे भी सूट नहीं करता। हकीकत में वो कैप्टन इमरान को खुश करना चाहता था ताकि वो हेडक्वार्टर में उसकी रिपोर्ट अच्छे अल्फाज में लिखे। इमरान ने कहा, रात मैं एमुनिशन स्टोर चेक कराया था, सब ठीक था। अब मैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए चेकिंग के लिए जाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। कैप्टन शेखर ने कहा, क्यों नहीं सर, आप जरूर चेकिंग करें। नाश्ते के बाद इमरान महज रस्म पूरी करने के लिए एमुनिशन स्टोर में गया। थोड़ी देर अंदर रहा, फिर वहां से वापस अपने कमरे में आ गया। मिस्टर दास गुप्ता का ब्रीफकेस अब वो अपने कमरे में ही ले आया था। ब्रीफकेस में से एक फाइल निकाल कर वो देखने लगा। ये आम किस्म की दफ्तरी फाइल थी जिसमें मिस्टर दास गुप्ता की ड्यूटी और उसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट दर्ज थी।
इमरान ने फाइल बंद करके ब्रीफकेस में रख दी और बिस्तर पर लेट गया। अब उसे शाम होने का इंतजार था। शाम के 6 बजे लेबोरेटरी में काम बंद हो जाता था और सारा स्टाफ अपनी अपनी बैरकों में चला जाता। दोपहर का खाना भी एहतियात के तौर पर इमरान ने कैप्टन शेखर के साथ ही खाया। वो ये देखना चाहता था कि कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई। ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई थी और असली मिस्टर दासगुप्ता को शनाख्त करने वाला कोई फौजी अफसर या ओहदेदार बाहर से फौजी कैंप में दाखिल नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा किसी भी वक्त हो सकता था। एक स्टीमर सुबह को ही कलकत्ते से आकर गोदी पर लगा था। इमरान को डर था कि कहीं उस स्टीमर में कलकत्ते से कोई ऐसा फौजी या खुफिया एजेंसी का एहलकार न आ गया हो जो दासगुप्ता की शक्ल से वाकिफ हो, मगर ऐसा कोई शख्स अभी तक वहां नहीं आया था और इमरान के लिए अभी तक सब खैरियत थी। खाने पर कैप्टन शेखर के साथ इधर उधर की बातें होती रहीं। दोपहर को इमरान अपनी बैरक में आकर बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद आ गई। जब सोकर उठा तो शाम हो रही थी। उसने वहीं कैप्टन से चाय मंगवा कर पी और घड़ी देखकर लेबोरेटरी में छुट्टी होने का इंतजार करने लगा। जब शाम के ठीक 6:30 बज गए तो इमरान ने खिड़की में से बाहर देखा। कैंप में सिर्फ कैंटीन की जानिब कुछ फौजी एक दूसरे से हंस हंस कर ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। बाकी हर तरफ खामोशी थी। इमरान के कमांडो एक्शन का वक्त आ गया था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। बंद दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। उसने जल्दी से बिस्तर की चादरें अलग की और नीचे स्प्रिंगों वाले गदेले में हाथ डालकर एक एक करके 4 टाइम बम निकालकर अपनी जैकेट की अंदरूनी जेबों में रखे और जैकेट को जिप लगाकर आगे से बंद कर लिया। उसके फौरन बाद वो कमरे से निकलकर खामोशी से लेबोरेटरी की तरफ चलने लगा। लेबोरेटरी के दरवाजे पर एक फौजी संतरी पहरा दे रहा था। वो इमरान की शक्ल से पूरी तरह से आशना था और उसने कैंप कमांडर के साथ उसे लेबोरेटरी में आते जाते देखा हुआ था। इमरान ने करीब जाकर कहा, नीचे लेबोरेटरी में इस वक्त कौन कौन है? संतरी ने अटेंशन होकर जवाब दिया, सर छुट्टी हो चुकी है, स्टाफ जा चुका है। सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड नीचे ड्यूटी पर हैं। इमरान यही मालूम करना चाहता था। उसने अपना शनाख्ती कार्ड, बल्कि असली मिस्टर दासगुप्ता का शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं सिक्योरिटी चेकअप के लिए नीचे जा रहा हूँ। बाहर से कोई आए तो उसे बाहर ही रोक लेना। ये कॉन्फिडेंशियल चेकअप है, ठीक है? संतरी ने एक पांव जमीन पर मारकर कहा, ठीक है सर। इमरान खामोशी से दरवाजे में से गुजरकर जीना उतरने के बाद लेबोरेटरी के जमी दोस्त तहखाने में आ गया। यहाँ सामने स्टूल पर 2 सिक्योरिटी गार्ड संतरी बैठे सिगरेट पी रहे थे। वो इमरान की शक्ल से शनासा थे और उसे कैंप कमांडर के साथ लेबोरेटरी का मुआयना करते देख चुके थे। इमरान को देखते ही दोनों सिगरेट फेंककर जल्दी से स्टेन गन संभाल कर खड़े हो गए। इमरान ने हाथ के इशारे से कहा, ठीक है, मैं रूटीन की चेकिंग करने आया हूँ। लेबोरेटरी में इस वक्त कौन कौन है? एक संतरी ने कहा, सर इस वक्त कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों गार्ड ड्यूटी पर हैं। इमरान ने उन्हें हल्की सी डांट पिलाते हुए कहा, तो फिर तुम यहाँ गार्ड ड्यूटी पर हो, तुम्हें यहाँ बैठकर सिगरेट पीने के लिए नहीं रखा गया। संतरी ने फौरन कहा, सर गलती हो गई, माफ कर दें। इमरान बोला, ठीक है, डिसिप्लिन की पाबंदी करो, मैं कमरों की चेकिंग करने जा रहा हूँ, कोई आए तो उसे वहीं रोक लेना। दोनों संतरी बैक वक्त बोले, ठीक है सर। इमरान पतलून की जेबों में हाथ दिए खामोशी से लेबोरेटरी के पहले कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ कोई नहीं था, मगर इमरान को तीसरे कमरे में जाना था। उसका टारगेट तीसरा कमरा था, मगर वो हर कमरे में थोड़ा बहुत वक्त लगाना चाहता था ताकि सिक्योरिटी गार्ड समझ जाएं कि वो चेकिंग कर रहा है। पहले कमरे के बाद वो दूसरे कमरे में आ गया। ये कमरा भी खाली था। वहां भी उसने 2-3 मिनट लगाए और उसके बाद दरमियान वाले यानी तीसरे कमरे में आ गया, जहां सबसे बड़ी न्यूक्लियर भट्टी लगी हुई थी। कमरा खाली था। कमरे में दाखिल होते ही 1 सेकंड जाया किए बगैर वो सीधा दीवार के साथ लगे हुए सिलेंडरों के पास गया और जेब में से एक टाइम बम निकालकर उसका टाइम फ्यूज का बटन दबाया और उसे तीसरे सिलेंडर के साथ पीछे चिपका दिया। उसके बाद दूसरा टाइम बम निकालकर उसका फ्यूज बटन दबाकर उसे 5वें सिलेंडर के पीछे चिपका दिया। इसी तरह उसने 4 टाइम बम सिलेंडरों के पीछे चिपका दिए। उसके बाद वो सिलेंडरों से पीछे हट गया और यूं ही झुककर कंप्यूटरों को गौर से देखने लगा, ये जाहिर करने के लिए कि वो चेकअप कर रहा है। मगर अब उसका वक्त बहुत कीमती था। 4 टाइम बमों के टाइम फ्यूज ऑन हो गए थे और उनके क्लॉकों ने उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। इमरान के पास सिर्फ 1 घंटा था, जिसके सेकंड तेजी से गुजरने शुरू हो गए थे। इस 1 घंटे के दौरान उसने फौजी कैंप से निकलकर वहां से जितनी दूर जा सकता था जाना था। उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि किसी कश्ती में बैठकर जजीरे से निकल सकता। वो गांव के कबीले के सरदार भातू के पास भी अभी नहीं जाना चाहता था। वो धमाकों के बाद उनके पास जाना चाहता था। इमरान तीसरे कमरे से निकलकर तहखाने के जीने की तरफ बढ़ा। दोनों सिक्योरिटी गार्ड अटेंशन आमने सामने खड़े थे। इमरान बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ कदम उठाता चला रहा था। हालांकि उसके अंदर जज्बात का एक तूफान मचा हुआ था, मगर उसने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा था। सिक्योरिटी गार्ड के करीब से गुजरते हुए उसने उन्हें कहा, खबरदार ड्यूटी पर खड़े रहा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा।
दोनों गार्ड्स ने बैक वक्त कहा ठीक है सर, और इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता जीने के पास आया और फिर जीना तय करके लेबोरेटरी से बाहर आ गया। बाहर भी दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स अटेंशन खड़े थे। इमरान ने उनके करीब से गुजरते हुए भी उन्हें सब ठीक है कहा और अपनी बैरक की तरफ जाने के बजाय फौजी कैंप के गेट की तरफ चल पड़ा। वो तेज तेज कदम नहीं उठा रहा था कि किसी को खामखा उस पर शक न पड़ जाए। रात हो गई थी, कैंप में रोशनी हो रही थी, वक्त गुजरता जा रहा था। इमरान वहां से भागना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। अचानक उसकी निगाह कैंप कमांडर के ऑफिस की तरफ गई। उसने देखा कि वहां एक फौजी जीप खड़ी थी। चंद कदमों का फासला था। वो जीप की तरफ बढ़ा। दफ्तर बंद था। बाहर एक फौजी पहरा दे रहा था। उसने फौजी से पूछा, वेल जवान, कैप्टन साहब किधर है? फौजी ने भी इमरान को कैप्टन शेखर के साथ दफ्तर में आते जाते देखा था और उसे मालूम था कि हेड ऑफिस से इंटेलिजेंस का एक अफसर मुआयने के लिए आया हुआ है। संतरी ने कहा, सर कैप्टन साहब अपनी बैरक में चले गए हैं। इमरान को मालूम था कि ये जीप कैप्टन शेखर की है। उसने संतरी से कहा, जीप की चाबी कहाँ है? संतरी बोला, सर इसकी चाबी नहीं है। इमरान ने कहा, ओके, मैं जीप ले जा रहा हूँ। कैप्टन साहब पूछें तो बोलना कि गुप्ता साहब एक जरूरी काम से जेटी तक गए हैं, बस अभी वापस आ जाएंगे। संतरी ने कहा, ठीक है सर। इमरान जल्दी से जीप में बैठ गया। उसने सेल्फ लगाया, जीप स्टार्ट हो गई। अब उसे इत्मीनान था कि वो धमाकों से पहले कैंप से ज्यादा दूर जा सकता है। कैंप से निकलते ही उसने जीप को जंगल की तरफ जाने वाली छोटी सड़क पर डाल दिया और उसकी स्पीड तेज कर दी। उसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। कलाई की घड़ी की सब्ज चमकीली सुइयां रात के 8:10 बजा रही थी। इमरान ने ठीक 8 बजे 5-5 सेकंड के वक्फों से टाइम बमों के टाइम फ्यूज दबाए थे। इसका मतलब था कि पहले टाइम बम को ठीक 9 बजे फटना था और उसे यकीन था कि पहले टाइम बम के धमाके और सिलेंडरों के फटने और वहां आग लगने से बाकी के तीनों टाइम बम भी फट जाएंगे। उसके पास कैंप से ज्यादा दूर चले जाने के वास्ते सिर्फ 50 मिनट थे। वो जीप में था और ये 50 मिनट बहुत थे। हेडलाइटों की रोशनी में इमरान उसे बराबर आगे ही आगे लिए जा रहा था। उसे मालूम था कि ये सड़क जंगल के किनारे किनारे से होती हुई जजीरे के जुनूबी साहिल की तरफ निकल जाती है। वो उसी तरफ जा रहा था। कुछ देर के बाद जंगल का किनारा शुरू हो गया। यहाँ सड़क गैर हमवार थी। इमरान ने जीप की रफ्तार कम कर दी। वो थोड़ी देर के बाद घड़ी पर वक्त देख लेता। अभी 9 बजने में आधा घंटा बाकी था। मजीद 15 मिनट के बाद जंगल खत्म हो गया और खुला इलाका आ गया। यहाँ से समंदर ज्यादा दूर नहीं था। कुछ देर के बाद इमरान जजीरे के जनूबी साहिल की समंदरी चट्टानों के करीब आकर रुक गया। वो जीप से उतरकर एक चट्टानी पत्थर पर बैठ गया। उसने घड़ी पर निगाह डाली। बम्बों के फटने में सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। इमरान फौजी कैंप की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। उस तरफ जंगल के ऊपर आसमान पर चमकते सितारे कहीं कहीं नजर आ रहे थे। अगर बम फट जाते तो 7 मिनट के बाद आसमान का ये हिस्सा सुर्ख होने वाला था। उसे यकीन था कि अमेरिका के बनाए हुए टाइम बम उसे धोखा नहीं देंगे और ऐन वक्त पर फट जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ठीक 9 बजे एक खौफनाक धमाके की आवाज ने सारे जजीरे को हिला दिया। उसके साथ ही यक के बाद दीगरे धमाके शुरू हो गए। एक ऐसा धमाका हुआ कि इमरान के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और वो गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से संभल सका। खुदा जाने ये कीमियावी महलूल वाले सिलेंडरों के धमाके थे या किसी एटमी मवाद के फटने का धमाका था कि सारे जजीरे में एक जलजला गया। इमरान जल्दी से जमीन पर बैठ गया। जिस तरफ फौजी कैंप था उस तरफ आसमान ऐसे सुर्ख हो गया था जैसे नीचे किसी जहन्नम का मुंह खुल गया हो या किसी आतिशफशान ने जमीन को फाड़ दिया हो। जंगल के दरख्तों पर सोए हुए परिंदों ने शोर मचा दिया था और वो शोर मचाते हुए इमरान के सर के ऊपर से गुजरकर समंदर की तरफ जा रहे थे। इस खौफनाक धमाके के बाद एक और उससे भी ज्यादा भयानक धमाका हुआ। इमरान को यूं लगा जैसे सारा जजीरा फट गया हो और गर्क हो रहा हो। वो जमीन पर दोनों हाथ जमाए बैठा खुदा को याद कर रहा था। आसमान कभी सुर्ख हो रहा था और कभी नीला और कभी सब्ज हो जाता। धुएं में बिजलियां सी चमक रही थी। फजा में अजीब किस्म की नागवार सी जली हुई बू फैल गई थी। जजीरा थोड़ी देर के बाद हिल जाता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।